नमस्कार। आज सौभाग्य की बात है कि अपने चैनल में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री करुणापति दुबे जी उपस्थित हैं। इनसे कुछ मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं और जानते हैं इनका ओपिनियन। सर, स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। सर, ये आप लोग इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑडिट का और कंपनी का और एनजीओ सभी का ऑडिट आप करते हैं। इधर कुछ सालों में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस आई है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? अगर मैं ख़ास तौर से एनजीओज़ की बात करूं तो सरकार का प्रयास है कि एनजीओज़ को थोड़ा रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट करने के पीछे सरकार ने बहुत कुछ चेंजेज लाया है। सेक्शन 1023 से लेके 12B तक काफ़ी चेंजेस किए हैं और रेगुलेट करने की ही कोशिश है। अभी नया जो फार्म इंट्रोड्यूस किया उन्होंने फार्म 10B और 10B भी नया होने की वजह से थोड़ा सा लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार अगर आप भर लीजिए उसको तो ठीक है। इन्फॉर्मेशन देनी है जो देना जरूरी भी था, और मुझे लगता है पीछे का जो फॉर्म था 10 में वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं था और सारे इन्फॉर्मेशन देने के लिए उस फॉर्म में जगह नहीं थी। इसलिए वो इस नए वाले फॉर्म में सारी जगह बना दी गई है जिससे आप सारी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। लेकिन सर, एनजीओ जो है वो छोटे छोटे गांव में, कस्बों में बनाया जाता है, समाज सेवा के लिए आते हैं। बहुत से एनजीओ ऐसे हैं जिनके पास कि उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या मेंबर हैं, उनके पास ना पैन कार्ड है ना आधार कार्ड है। वो देना भी नहीं चाहते, अगर होगा भी तो भी देना नहीं चाहते हैं। उस परिस्थिति में जो फॉर्मेट नहीं आई है वो बिल्कुल कंपनी के अनुरूप आई है। जैसे कंपनी में इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, ठीक उसी प्रकार का इंफॉर्मेशन 10B और 10DB में मांगा गया है। तो इसका औचित्य कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ को समाप्त करके कंपनी के रूप में कन्वर्ट करने का है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत सारी छोटी छोटी एनजीओ जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं पैसे के, और बड़े प्रोफेशनल्स को फीस पे करने की भी क्षमता उनके अंदर कम होती है। और ये जो सारा इतना बड़ा कानून का जो एक बहुत बड़ा एक आयाम बना दिया जा रहा है, वो बड़े कानून के जो जानकार हैं उनसे राय लेनी पड़ेगी, उनके साथ काम करना पड़ेगा और कुछ पेमेंट फीस भी थोड़ी बड़ी होती है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि छोटे न्यूज़ के लिए ये थोड़ा बर्डन हो रहा है, और ये भी मैं सहमत हूँ कि छोटे एनजीओ में लोगों को जोड़ना पड़ता है। बहुत ही ईमानदार लोग होते हैं, नहीं कहता, ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन देने से घबराते हैं, पता नहीं इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो गया कुछ बात में। इसलिए मैं समस्या समझता हूँ कि छोटी एनजीओ की प्रॉब्लम है ये कि अपने मेंबर्स के वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं या देने से वो कतराते हैं, ये समस्या है। और इसलिए जो पूरी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट जो है फॉर्म का वो पूरी नहीं हो पाती, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन बड़े एनजीओ जो देखा गया ना, बड़े एनजीओ में जो डायरेक्टर्स उनके हैं कुछ बड़े, मैं तो देख रहा हूँ प्रेस पे बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। हमने बहुत सारे केस ला भी पढ़ा है, देखा है। अगर अकेली दिल्ली का देखा जाए, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने फंड का मिसयूज भी किया है। इसलिए फंड को रेगुलेट करने के लिए सरकार को कानून लाने के अलावा और कोई रास्ता था। कानून बनाना चाहिए और देशद्रोही संगठनों को बंद करना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन अब आप वैसे एनजीओ की बात करें जिसके पास की फंड नहीं है और ऑडिट मैंडेटरी है। पहले सर, जहां आप ऑडिट के लिए, मान लीजिए छोटे एनजीओ है जिनका टर्नओवर नहीं है, आप उनको ऑडिट कर दे देते थे। आप उनसे 1000-2000 फी में आप ऑडिट करते थे। और आज जो फॉर्मेट आप फिलअप कर रहे हैं, आपके सीए एसोसिएशन ने कहा कि एक 10B भरने का कम से कम फी 10,000 होना चाहिए। तो क्या लगता है सर कि 10,000 फी देने के बाद कोई ऑडिट भी करवाने आएगा? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि छोटे एनजीओ के लिए बर्डन है, और निसंदेह
चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल्स की जो टाइम लग रहे हैं भरने वो ज़्यादा लग रहे हैं, उनको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है और एक उसके पीछे रिसर्च भी करना पड़ता है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है उनका। और एक प्रॉपर एक फॉर्म सही भरा जाए इसकी कोशिश होती है, तो उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ती है। तो नो डाउट फीस लोगों ने बढ़ा दिया है। पहले देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी समाज का अंग ही होता है, और छोटे एनजीओ जो रिलीजियस है, चैरिटेबल्स हैं, उनको ऐसे ही लेता था कि चलो मैं भी सहयोग करता हूँ कुछ इसमें, और जो भी मिल गया 1001 रुपया मिल गया, कुछ मिल गया, उसको करके साइन कर देता था, चीज़ों को बना देता था। लेकिन अभी थोड़ी इतने टाइम लग रहे हैं कि उसकी मजबूरी भी है, क्योंकि उसके भी सेटअप है, खर्चे हैं, लड़के हैं, स्टाफ है, वो खर्चे होते हैं, तो इसलिए बढ़ाया थोड़ा था। जो बड़े समय छोटी एन जी के लिए। और सर ये CSR के लिए कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन मस्ट है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को कंपनी 1860 एक्ट को डिमोलिश कर सभी को सेक्शन 8 के रूप में कन्वर्ट कर दे? देखिए नहीं, जो 10B और 10BB है उसमें प्रोविजन है, जो सेक्शन 8 की कंपनी है उनका अलग से है कि डायरेक्टर्स का नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा, और CSR के फंड लेने की एक पैरामीटर है। CSR के फंड कौन कौन सी एन ले सकती हैं, 3 साल पुरानी एन हों, रजिस्टर्ड हों CSR के प्रोविजन के अंदर, वही CSR के फंड ले सकती हैं। तो ये देखिए गवर्नमेंट की कोशिश रेगुलेट करने की है, जिससे अभी क्या हो रहा है ना, CSR के फंड का मिसयूज की बड़ी सारी र्यूमर सुनने को मिलती है। बड़े सारे उटपटांग ऑफर भी लोगों को आते रहते हैं कि आप इतने ले लो, ये कर लो। वो मैं क्वांटिफाई करना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं से CSR फंड जो गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि पब्लिक वेलफेयर में लगे, जहाँ पे जो थोड़ी सी जो जहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है, क्रिटिकल जगहों पे वहाँ पे विकास हो सोसाइटी का, उस जगह पे फंड जाए, और वो कहीं न कहीं से फंड मिसयूज हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसको रेगुलेट करें, और रेगुलेट करने के प्रोविजन भी सारी चीज़ें आ रही हैं। सर इकोनॉमिक्स का फार्मूला है, हमेशा जब भी बजट बनता है या कोई भी एक्टिविटी होती है वो GDP के प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर के ऊपर होती है, या GDP जितना हुआ उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर जो होगा वो प्रोडक्टिव हो, अनप्रोडक्टिव नहीं होने चाहिए। लेकिन वर्तमान जो भारत की स्थितियां हैं, इसके GDP का 45% अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो मुफ्तखोरी बढ़ रही है, मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है लोगों को, तो क्या आने वाले भविष्य के लिए ये खतरनाक नहीं है? देखिए सरकार का काम एक वेलफेयर का भी काम होता है। सरकार कभी कभी हमको देखने में लगता है कि ये नॉन प्रोडक्टिव वर्क है सरकार कर रही है, लेकिन सरकार का काम जो डाउन ट्रेडन कम्युनिटी के लोग हैं, या जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शंस हैं, उसके वेलफेयर में भी काम करेगी। तो वेलफेयर में काम करने से नो डाउट हमको लगता है कि फंड फालतू में जा रहा है, या हम कभी बेरोजगारी भत्ता देते हैं, विधवा पेंशन देते हैं, ये सब जो सरकार की स्कीम्स हैं ये कहीं कहीं लगती हैं कि गलत है। हम इस फंड की बात नहीं कर रहे हैं। नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो पॉलिटिशियनों को 1 अरब रुपए का बर्डन भारत सरकार के ऊपर पड़ती है हर महीने की, क्या वो जायज़ है? सरकार को सोचना पड़ेगा, और डिफरेंट सेक्शंस पे इस पे डिमांड आ भी रही है। जो मैं जो जान पाया हूँ, सुन पाया हूँ, अगर एक विधायक MP भी होता है, MLA भी कभी हो जाता है, या नगर पालिका चेयरमैन भी रहता है, तो उसके 3-3 4-4 पेंशन बन जाते हैं। सांसद हो गया, सब मंत्री, सबके अलग अलग पेंशन बन जाते हैं। 1 मैन 1 पेंशन होनी चाहिए, ये मेरी समझ से। दूसरी चीज़ ये है, अभी आज के डेट में भी एक विधायक को टेलीफोन का जो भत्ता मिलता है 15,000 रुपये मिलता है, जो शायद वो भत्ता गलत है। आज की डेट में हाईएस्ट रिचार्ज जो होता है वो 1,500-2 हज़ार में बढ़िया से बढ़िया रिचार्ज और डाटा सिस्टम मिल जाता है। मैं सहमत हूँ, वो गलत फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए सरकार, क्योंकि ये इस तरीके से आम पब्लिक में एक असंतोष खड़ा होता है कि जो नियम बनाने वाला है वही अपने लिए अच्छे अच्छे नियम बना के पैसे कदर करता है। तो ये मैं सहमत हूँ। तो नेताओं पे 45% का एक्सपेंडिचर, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए हमारी जो पहले से एक फीलिंग होती थी, आज के 30-40 साल पहले जो होती थी, कि जो समाज का एक मजबूत तबका होता था वो नेतागिरी में जाता था, और उस समय नेतागिरी एक सोशल वर्क होता था, उसके तहत हो जाता था, काम करता था। आज नेतागिरी धीरे धीरे करके प्रोफेशन होता है, बिजनेस हो गया। बिजनेस होता है।
जा रहा है। लोग, मैं उस बात से सहमत हूँ। सरकार को इस पर नज़र रखनी चाहिए और फिजूल खर्ची रोकनी चाहिए। संसद चलती है, संसद के सारे भत्ते अलावेंस ले रहे हैं सांसद, लेकिन संसद में उपस्थित ही नहीं, तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। सर, जो पॉलिटिशियन अपने चुनाव जीतने के लिए करोड़ों अरबों का इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो समाज सेवक कहाँ है? वो तो बिजनेसमैन है। मैं सहमत हूँ। सरकार के पास रेगुलेटरी सिस्टम है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट कितना खर्चा कर रहा है अपने इलेक्शन में, सरकार ध्यान देती है, लेकिन सरकार शायद पूरा ध्यान नहीं दे पाती। उसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं जो औरों के द्वारा कर दिए जाते हैं, वो नेता का ही फंड होता है, लेकिन औरों के द्वारा कर दिए जाते हैं। सरकार का उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सर, एक दो प्रश्न और हैं। जैसे सभी सेक्शन, ये सॉरी, सेक्शन कह रहे हैं, मैंने कहा कि जो जैसे एनजीओ के लिए रेगुलेटरी है, कंपनी के लिए रेगुलेटरी है, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई अंकुश क्यों नहीं? देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 13 पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशन को गवर्न करता है और एक प्रॉपर डिस्क्लोजर सिस्टम भी लेके है सेक्शन में। लेकिन देखिए, सोचने का एक थोड़ा जो हमारा चश्मा होता है ना, बदल जाता है। हम ये सोचते हैं कि जो जो नियम कानून बनाते हैं वो अपने पे कैसे उसको कठिनाई से, उतना कड़ाई से लागू नहीं करते। तो अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक क्वेश्चन भी अभी एक उस पर आया था कि इलेक्शन कमिश्नर ये कोशिश करे कि पॉलिटिकल पार्टी के चंदों की डिस्क्लोजर वो खुद करे। तो एक इलेक्शन कमिश्नर एक रेगुलेटरी पावर है, कमेटी है जो नेता और नेतागिरी पे ध्यान देता है, तो उसकी जिम्मेदारी में डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डाला कि आप उसको डिस्क्लोज करो कि कौन पॉलिटिकल पार्टी किससे किससे कितना चलता है। तो ये कहीं न कहीं से कोशिश हो रही है। कानून अपना काम कर रहा है, न्यायपालिका अपने काम कर रही है, न्यायिका अपना काम कर रही है और रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। इसमें सर एक प्रश्न और है। आप सेक्शन 80G में डोनेशन जब देते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खर्च करेगा सोसाइटी में, और समाज सेवा के लिए वो खर्च करता भी है। उसमें आप एग्जाम्पशन 50% देते हैं, लेकिन वही डोनेशन अगर पॉलिटिकल पार्टी को मिल गई तो 100% एग्जाम्पशन देते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी कौन से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में है? 80G सेक्शन तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ना। देखिए, 80G में क्यों प्रोविजन है? मैं देखिए कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। पॉलिटिकल पार्टी को हम बराबर एक इस दृष्टि से ना देखें कि वो लूटपाट के लिए बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ देश भी चलाती हैं। अगर देखा जाए कि अच्छी पॉलिटिकल पार्टी अगर आ जाए तो देश चल भी जाता है, कार्य से सुधर भी जाता है। गलत पार्टी अगर आ गई तो देश को बर्बाद भी कर देती है। तो मैं तो चाहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल डोनेशन मिलना चाहिए, चंदा मिलना चाहिए, और एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा चंदा मिले जिससे अच्छे तरीके से देश को चलाए। सोशल काउज का है सर उसमें? सोशल काज, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता और वो सोशल काज के लिए काम करती है। सरकार में सरकार चला रही है अगर, तो सोशल काज ही होगा। अपनी 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 जो उनकी एजेंडा है, इलेक्शन एजेंडा है, सोशल वेलफेयर के एजेंडा है, वो पब्लिक में प्रोपोगेट करने के लिए खर्चा होता है। चाहे प्रेस मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, खर्चा करना पड़ता है। तो खर्चा करने के लिए पैसा भी चाहिए। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियों को हम एक तरीके से देखें कि हम उनको इसलिए चुनते हैं कि देश अच्छी तरीके से चलाएं और हम उनमें वही क्वालिटी देखने की कोशिश करें, न कि क्रिटिसाइज करने की कोशिश करें। तो वो शायद मेरे लिए सोच में भी एक हमारी परिपक्वता आएगी, सोच भी सुधरेगी मेरी, और देश भी अच्छी तरीके से चलेगा। अच्छी पॉलिटिकल पार्टी अगर आएगी शासन। नहीं, ठीक है सर, पॉलिटिकल पार्टी, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी आए तो पॉलिटिकल पार्टियों का एक चीज़ और देखिए, जहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऐसा संविधान कहता है, लेकिन इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने संविधान का खुल्ला उल्लंघन किया है और करते भी हैं। एक स्पेशल कम्युनिटी को प्रमोट करते हैं और एक कम्युनिटी को गाली बकते हैं, तो ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? देखिए, ये बड़ा डिबेट का इशू है और मैं समझता हूँ अगर खुल के देश में डिबेट होनी चाहिए इस इशू पे। पॉलिटिकल पार्टी धर्मनिरपेक्ष होती है, एक एक इशू अगर गिनाऊंगा। धर्मनिरपेक्ष सरकार अगर हमारी है,
तो हमारी धार्मिक संस्थाओं में उनका एक अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन है। हमारे मंदिरों पे कब्जा है सरकार का, जो धर्मनिरपेक्षता का काम नहीं है। हमारी मंदिर चलाने का काम उनका नहीं है, तो हमारी मंदिर की संस्थाओं को दे दिया जाए, या अलग से एक मंदिर रेगुलेटरी बोर्ड बना दिया जाए जो संस्थाओं के मंदिरों के तो उनकी चलने की प्रक्रिया का पूरा मॉनिटरिंग करे, कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज होना चाहिए, उसकी राय देता रहे। सरकार का काम नहीं। सरकार को मुझे लगता है कि एक वहाँ धर्मनिरपेक्षता वहाँ से खुद की जो धर्म शपथ लेते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष देश का या संसद हूँ या कुछ हूँ, तो एक वहाँ पे लगता है कहीं न कहीं से धर्मनिरपेक्षता कॉम्प्रोमाइज कर रही है, और अपने लिए कर रही है, किसके लिए कर रही है मैं नहीं जानता। सरकार का अपना गेन इसलिए जाती है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ है, आप कहते हैं कि हम कास्ट, क्रीड, धर्म की बातें नहीं करेंगे, और वही सांसद जो शपथ लेता है धर्म को गालियाँ भी देता है या धर्म के पक्ष में जाता है, एक कास्ट के लिए भी काम करता है, एक कास्ट के लिए बोलता है। हमारे एक प्रीवियस प्रधानमंत्री का स्पीच है कि सरकार की देश की सारी नेचुरल रिसोर्सेज पे पहले एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हक है, जो शायद वो नहीं था। सरकार का काम नहीं हो सब बोलना, लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं से वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, धर्मनिरपेक्ष रूप से कॉम्प्रोमाइज़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार सर आपका धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया आपने।